ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, सेम ट्रांजैक्शन कब तक मानी जाएगी, कब ये ट्रांजैक्शन शुरू हुई, कब ट्रांजैक्शन को एंड माना जाएगा, किस किस स्थान पर हो तब इस ट्रांजैक्शन को एक सेम ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सारी बातों पर चर्चा करूंगा। नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 2 को हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है सेक्शन नंबर 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन नंबर 5 से शुरू होती है और सेक्शन नंबर 5 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन नंबर 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई रेलेवेंसी फैक्ट नहीं बताया गया जिसको रेलेवेंट डिक्लेयर किया गया। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2 का ही नाम है ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सुसंगति, और चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 50 तक ये टोटल 47 सेक्शंस हैं और इन 47 सेक्शंस में दो फैक्ट्स को एक दूसरे का सुसंगत बताया है, रिलेवेंट बताया है। अगर वो दोनों फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हो उसी तरीके से जो तरीका उस पर्टिकुलर सेक्शन में बताया गया है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, इसकी सेक्शन नंबर 4 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लीगल फ्रेटर्निटी में इसको रेस जेस्टी के नाम से जाना जाता है। सेक्शन 6 को रेस जेस्टी के नाम से जाना जाता है, तो अब सेक्शन 4 को भी रेस जेस्टी के नाम से जानेंगे। हम इस वीडियो में देखिए बहुत सारी बातें करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे और कॉन्सेप्ट किस तरीके से इसमें छिपे हुए हैं उनको धीरे धीरे विद एग्जाम्पल मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, बशर्ते कि आप अपना वो मोटा रजिस्टर लेकर बैठे हों जिसमें आप मटेरियल फैक्ट नोट करते जाना जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं सेक्शन 6 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इस सेक्शन का नाम है फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ऐसे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हों उनके बारे में बताती है ये सेक्शन 6। तो रेस जेस्टे को इस नाम से भी जाना जाता है। कभी आ जाए एग्जाम में कि रेस जेस्टे किस किस नाम से जाना जाता है तो ये भी एक नाम है रेस जेस्टे का, और इसको एक्सेप्शन टू हियर से, सुनी सुनाई बातों का अपवाद भी कहा जाता है रेस जेस्टे को। इसलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ पर जो फंडामेंटल है एविडेंस का उसमें यह है कि पहली बात तो जो एविडेंस दी जाएगी, साक्ष्य दिया जाएगा, वो दो बातों के लिए, फैक्ट्स इशू के अस्तित्व या अनअस्तित्व के लिए, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट्स इन इशू, या फिर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनअस्तित्व के लिए या विवादक तथ्य के अस्तित्व या अनअस्तित्व के लिए। ये पहला फंडामेंटल है एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस का। और दूसरा फंडामेंटल है कि अब एविडेंस तो इनके लिए दी जाएगी, लेकिन एविडेंस अगर ओरल है तो डायरेक्ट दी जाएगी और अगर डॉक्यूमेंट्री है तो प्राइमरी दी जाएगी। ये फंडामेंटल है, ये बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस है। पढ़ेंगे बेस्ट रूल एविडेंस पर भी, बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस पर भी क्वेश्चन आ जाता है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप यंग लॉयर्स हैं तो आपको जरूर ये देखना चाहिए, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। तो और थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड फंडामेंटल ये है लॉ ऑफ एविडेंस का कि जो हियर से एविडेंसेस हैं, जो सुनी सुनाई बातें हैं, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए, उनको बाहर रखा जाए, एविडेंस के दायरे में उनको ना रखा जाए। ये तीन फंडामेंटल है लॉ ऑफ एविडेंस की। लेकिन इस तीसरे फंडामेंटल का एक्सेप्शन कहा जाता है रेस जेस्टे को। कैसे कहा जाता है, कब कहा जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आज मैं दूर कर दूंगा दोस्तों इस बात को। तो ये दूसरा पॉइंट नाम हुआ रेस जेस्टे का। अब देखिए सेक्शन नंबर 4, इसका हेडिंग है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, तथ्यों की सुसंगति जो एक ही समव्यवहार के भाग हों। तो ये हेडिंग बताता है जब जब कोई ऐसे फैक्ट हैं जो एक ही
सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट हों तो वो सुसंगत होंगे। यहां पे क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि सेम ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे, क्योंकि देखिए कितने वर्ड्स हैं यहां पर। रेलेवेंसी इज द रिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स, जो आगे फैक्ट्स बताए जाएंगे उनके बीच में जो रिलेशन है उसको रेलेवेंसी कहेंगे। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का रेलेवेंट होगा और दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो सुसंगति कहलाएगा, रेलेवेंसी कहलाएगा। तीसरा क्या वर्ड है यहाँ पर? फैक्ट्स। फैक्ट्स मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं कि कुछ भी क्यों ना हो, अगर उसको किसी भी इंद्री से, 5 इंद्रियों में से किसी भी इंद्री से महसूस किया जा सकता है तो वो फैक्ट की कैटेगरी में आ जाए। और दो टाइप के फैक्ट, फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट, भौतिक साक्ष्य और मानसिक साक्ष्य। फिजिकल फैक्ट तो वो सब जो हम 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, और साइकोलॉजिकल फैक्ट वो जो हमारे माइंड में अंदर होते हैं, जो बाहर आंखों से देखे नहीं जा सकते, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस, आपके जो शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, आपके जो जेस्चर्स हैं, उनको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। अगर लीगल वर्ड्स की बात करें, वो लीगल फैक्ट्स जो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं, वो मेरी इंटेंशन क्या है, मेरी नॉलेज क्या है, मेरा मोटिव क्या है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, उन सब को अगर महसूस किया जा सकता है, उसको अगर जानकारी की जा सकती है उसकी, तो ऐसे फैक्ट को जो अंदर चल रहा है उसको साइकोलॉजिकल फैक्ट कहते हैं, और वो भी फैक्ट की कैटेगरी में आएगा। और क्या बच गया यहां पर? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन समव्यवहार, इसको कैसे किस बात को कहेंगे कि ये ट्रांजैक्शन है, कैसे पहचानेंगे आप ट्रांजैक्शन? इन सब का आंसर दोस्तों मैं एक एक करके बड़े ही ब्यूटीफुली आप लोगों को आज समझाऊंगा, बशर्ते कि वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं इससे पहले आपको लेकर चलना चाहूंगा जो सेक्शन 4 है, इसकी लैंग्वेज क्या कहती है। एक और बात बता देता हूं आपको कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्टिंग कहां से होती है? सेक्शन नंबर 3 से। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। सेक्शन 3 से जस्ट नेक्स्ट सेक्शन 4, उसका भी एक पार्ट है। उस 4 से लेकर सेक्शन 14 तक, सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 14 तक इस पार्ट का नाम है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। ये इसलिए दिया जाता है नाम कि इनसे भी हमको इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प मिलती है कि इस सेक्शन में क्या मीनिंग किस वर्ड का निकलेगा। इस सेक्शन नंबर 4 से लेकर 14 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात कर रहा हूं। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करेंगे तो सेक्शन नंबर 16 तक जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं, बहुत ही नजदीक हैं, एक दूसरे से संबंध बहुत ज्यादा है, ऐसे तथ्य वो यहां पर बताए गए। तो सेक्शन 4 का हेडिंग देखिए, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। ये मैं बड़े बड़े वर्ड्स में आपको दिखा चुका हूं, और इसका मतलब यही है कि ऐसे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग हैं, उनकी सुसंगति किस तरीके से होगी, ये सेक्शन 4 बताती है। तो फैक्ट्स, हर वर्ड पर आपका कंसंट्रेशन जाना चाहिए, हर वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए अगर लॉ को आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो फैक्ट्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तथ्य विच दो नॉट इन इशू। दो नॉट इन इशू मतलब ऐसा फैक्ट चाहे वो फैक्ट्स इन इशू नहीं हो। इट मींस ये जो फैक्ट है ये फैक्ट्स इन इशू से अलग है। इसको रेलेवेंट कैसे बनाया जाएगा? सेक्शन क्या कहती है? फैक्ट्स विच आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू, क्योंकि देखिए फैक्ट इन इशू नहीं है, इसलिए ये फैक्ट इन इशू के साथ में इतना कनेक्टेड है। देखिए केवल कनेक्टेड नहीं, सो कनेक्टेड। जब जब आपको इस तरीके से वर्ड मिले ना कानून में, तो आपके ना कान खड़े हो जाने चाहिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आगे बताने वाला है। सो कनेक्टेड का मतलब ओनली कनेक्टेड नहीं है, सो कनेक्टेड का मतलब इसी एक पर्टिकुलर तरीका बताएगा अब आगे कि इस तरीके से कनेक्टेड है, वो तरीका आपको ध्यान रखना है। देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जब एक्सीडेंट के केसेस होते हैं तो आप सुनिए, एक्सीडेंट के केसेस में चाहे पुलिस हैं, चाहे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं,
मैं सब की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं। वहां सब कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने पब्लिक प्लेस पर अपनी गाड़ी को रैश या फिर नेग्लिजेंट तरीके से चलाया है तो उसने ये 279 आईपीसी करस्पॉन्डिंग टू 281 बीएनएस का ऑफेंस कर दिया, ऐसा कहते हैं। लेकिन भाई नहीं भैया, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी एक सो वर्ड यूज हुआ है। कोई भी पर्सन पब्लिक वे पर अपनी गाड़ी को सो रैश और सो नेग्लिजेंट तरीके से चलाता है, इसका मतलब अब यहां पर सारे नेग्लिजेंट और सारे रैश नहीं है, कुछ स्पेशल रैश और स्पेशल नेग्लिजेंट हैं। इसी तरीके से यहां पर भी, यहां पर जो कनेक्शन दिखाया गया है, यहां सारे तरीके के कनेक्शन नहीं है, कोई स्पेशल कनेक्शन है और वो आगे बताया जाएगा। तो केवल और केवल फैक्ट्स इन इशू से ही संबंधित ना हो और रेलेवेंट फैक्ट्स। देखिए यहां पर जो ये वर्ड जोड़े हैं और रेलेवेंट फैक्ट्स, ये नए जोड़े गए हैं, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थे, अब इनको ऐड किया गया है जब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना। तो वो ऐसा फैक्ट जो या तो विवादक तथ्य के साथ कनेक्टेड है या फिर रेलेवेंट फैक्ट के साथ कनेक्टेड है और इस तरीके से कनेक्टेड है so as to form part of the same transaction are relevant। वो सारे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू के साथ, विवादक तथ्य के साथ या सुसंगत तथ्य के साथ इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि वो फैक्ट इन इशू या वो रेलेवेंट फैक्ट, उन सबको मिला दिया जाए तो एक ही समव्यवहार के भाग बन जाते हैं। अर्थात एक ही समव्यवहार के जितने भी भाग होंगे सभी के सभी वो क्या कहलाएंगे? सुसंगत कहलाएंगे, रेलेवेंट कहलाएंगे। अब यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस और एट डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस। अकरेंस किसकी है? घटना किसका है? तथ्य का, फैक्ट का। बट एक्सप्लेन किया जा रहा है ट्रांजैक्शन को कि वो तथ्य जो घटित हुआ चाहे एक ही स्थान और एक ही समय पर हुआ, चाहे अलग स्थान और अलग समय पर हुआ, इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो तथ्य फैक्ट इन इशू के साथ या रेलेवेंट फैक्ट के साथ, सुसंगत तथ्य के साथ कनेक्टेड हो, संबंधित हो, इस तरीके से कि ये फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट जिसके साथ वो फैक्ट कनेक्टेड दिखाया जा रहा है एक ही सेम ट्रांजैक्शन बनाते हो, एक ही समव्यवहार बनाते हो, तो वो रेलेवेंट कहलाएंगे, ये वाले फैक्ट रेलेवेंट कहलाएंगे। इतनी सी बात करता है सेक्शन नंबर 4, लेकिन इसके अंदर छिपा हुआ है ब्रह्मांड। इसको समझेंगे कैसे आप? लिखने के लिए तो आपको बस ये 3 लाइन है, 2.5 लाइन है, बल्कि 3 भी नहीं है। तो यहां पर समझने वाली बातें क्या क्या है दोस्तों? पहली बात, फैक्ट क्या होता है हम समझते हैं। इन इशू का मतलब फैक्ट्स इन इशू, कनेक्शन का मतलब वो कनेक्शन जो इन फैक्ट्स को एक ही ट्रांजैक्शन का भाग बना दे, ये फैक्ट्स इन इशू ऑलरेडी जानते हैं। रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब दो फैक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड हो और इस तरीके से कनेक्टेड हो, सेक्शन 4 से लेकर 50 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताए गए तरीके में से किसी भी तरीके से कनेक्टेड होंगे तो वो दोनों फैक्ट एक दूसरे के लिए रेलेवेंट कहलाएंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। तो ये सेम ट्रांजैक्शन क्या होगी ये हमको जरूर पता होना चाहिए। तो अब मैं लेकर आता हूं आपको फिर से यही, और देखिए ट्रांजैक्शन कहेंगे किसको, पहले मैं इस बात को समझाऊंगा। अगर आपने इस ट्रांजैक्शन को समझ लिया, ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है, सेम ट्रांजैक्शन कब तक मानी जाएगी, कब ये ट्रांजैक्शन शुरू हुई, कब ट्रांजैक्शन को एंड माना जाएगा, किस किस स्थान पर हो तब इस ट्रांजैक्शन को एक सेम ट्रांजैक्शन माना जाएगा, सारी बातों पर चर्चा करूंगा। बशर्ते कि यहां तक वीडियो आपने देख ली है तो लाइक भी कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए दोस्तों। देखिए अब यहां पर जो मैं वर्ड्स दे रहा हूं ना आपको, जो डेफिनेशन दिखा रहा हूं, ये उनके शब्द हैं दोस्तों जिन्होंने ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम लिखा था, मिस्टर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफन। ये उन्होंने एक बुक लिखी थी, डाइजेस्ट ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। उस बुक में उन्होंने
इस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दी थी। और इस ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। ट्रांजैक्शन का मतलब समव्यवहार। ये कहा गया है अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, कोई एक अकेला तथ्य नहीं, वो भी हो सकता है, अलग अलग डेफिनेशंस आई बाद में, अकेला तथ्य भी एक समव्यवहार हो सकता है, बट उन्होंने जो डेफिनेशन दी उसमें लिखा है अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स, अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। एक से अधिक तथ्य जब मिलकर एक ग्रुप बनाए, ग्रुप तथ्यों का एक कलेक्शन हो, संग्रहण किया गया हो, और वो फैक्ट ऐसे हों सो कनेक्टेड टुगेदर, वो फैक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड भी हों, अगेन सो कनेक्टेड होने चाहिए, ऐसे कनेक्टेड हों एज टू बी रेफर्ड टू बाय अ सिंगल लीगल नेम। ये है इंपॉर्टेंट वर्ड। अदरवाइज तो बाकी सारी चीजें लगभग लगभग ऐसी ही जो सेक्शन 4 में लिखी गई। ट्रांजैक्शन का मतलब एक या दो से अधिक फैक्ट्स हों, वो फैक्ट एक दूसरे से संबंधित हो, कनेक्टेड हो, और इस तरीके से कनेक्टेड हो कि उनको एक लीगल नेम दिया जा सकता हो, एक कानूनी नाम उसके लिए दिया जा सकता हो। किसको? कलेक्शन को, पूरे ग्रुप को नाम दिया जा सकता हो। तो इस नाम को देने के लिए जितने फैक्ट्स चाहिए, मैं साधारण भाषा में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, इससे थोड़ा सा हटकर, कि एक लीगल नेम को नाम, उस घटना को वो नाम देने के लिए जितने फैक्ट्स चाहिए, वो सब के सब फैक्ट एक ट्रांजैक्शन कहला सकते हैं। नाम कैसा हो सकता है? नाम क्या हो सकता है? एज क्राइम, वो एक हो सकता है कि क्राइम हो, अपराध हो, या वो हो सकता है कोई रॉन्ग हो, या फिर एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी विच मे बी इन इशू, या फिर रॉन्ग नहीं है, क्राइम नहीं है, तो कोई और अदर सब्जेक्ट, कोई विषय हो सकता है, दूसरा विषय, बट वो विषय इंक्वायरी में होना चाहिए, और वो इशू भी एक हो सकता है, फैक्शन इशू भी हो सकता है। तो यहां से जब आपको एग्जाम में अगर लिखनी है, ये डेफिनेशन ट्रांजैक्शन के ऊपर आ जाए, या रेस जेस्टी जब आए, तो रेस जेस्टी को एक्सप्लेन करते करते आप उसमें ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन बताइए, समव्यवहार की परिभाषा बताइए, तो ये परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगली स्लाइड इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये डेफिनेशन किसने बताई? मिस्टर जेम्स फिट्ज जेम्स स्टीफन, और इनकी बुक है अ डाइजेस्ट ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। तो इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, क्योंकि केवल परिभाषा बता देने से बहुत कुछ समझ नहीं आता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है उसको एग्जाम्पल के साथ। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं और आगे एक्सप्लेन करूं, उससे पहले आपको कुछ 3 बातें और बताना चाहूंगा। देखिए, मान लीजिए कि एक पेड़ खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है, देखा आपने एक पेड़ खड़ा है, और एक आप हो सकता है देखें कि पेड़ गिर गया है, और एक आप देखें कि पेड़ को गिराया जा रहा है। 3 बातें आप याद रखिए, पेड़ खड़ा है, पेड़ गिर रहा है, पेड़ को गिराया जा रहा है। तो जब पेड़ खड़ा है तो उसको बोलेंगे स्टेट ऑफ थिंग, वस्तुओं की अवस्था, एग्जिस्टेंस ऑफ अ ट्री, वृक्ष का अस्तित्व में होना एक स्टेट ऑफ थिंग है। और जब फैक्ट की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो वहां पर स्टेट ऑफ थिंग भी लिखा हुआ था। इट मींस एक कोई पेड़ खड़ा हुआ है तो वो एक फैक्ट है। तो जब पेड़ का खड़ा होना क्या है, वो एक स्टेट ऑफ थिंग का मैटर बनेगा। दूसरा, जब ट्री गिर रहा है, फॉलिंग ऑफ ट्री, ट्री का गिरना, ये एक इवेंट है, ये एक घटना है, वृक्ष का गिरना एक घटना है। लेकिन फेलिंग ऑफ ट्री, एक वृक्ष को गिराया जाना, देखिए फॉल मींस होता है FA मींस, फॉल मींस होता है अपने आप गिरना, और फेल मींस होता है गिराया जाना। आप इस फेल को इस फॉल की सेकंड फॉर्म मत समझना,
FELL का मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है और वो भी गिराया जाना। तो जब ट्री अपने आप गिर रहा है वो इवेंट है, जब गिराया जा रहा है तो वो एक्ट है या फिर वो एक्शन है, वो कार्य है। अब इवेंट में और कार्य में क्या डिफरेंस लगा आपको, आप कमेंट करके बता सकती हैं? मैंने वीडियो को पॉज कर दिया, आप बताइए कि इवेंट में और कार्य में, एक्ट में क्या डिफरेंस दिखा। डिफरेंस है एक्सर्शन ऑफ ह्यूमन विल। जो मानव की इच्छा है, मानव की इच्छा का प्रयास इन्वॉल्व हो गया है, तब वो इवेंट बनी, कोई स्टेट ऑफ थिंग, देन वो एक्ट की कैटेगरी में आया। देखिए एक्ट आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक्ट की डेफिनेशन भी यहां से निकलकर आ रही है। आप देखिए जनरल क्लॉजेज एक्ट में एक्ट की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आप भारतीय न्याय संहिता में एक्ट की डेफिनेशन पढ़ लीजिए, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, एक्चुअल में एक्ट को नहीं समझ पाएंगे। बट यहां से आपको एक्ट कार्य की डेफिनेशन कहीं ना कहीं समझ आ रही होगी कि ऐसी कोई इवेंट जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हो गई है, मानव की इच्छा उसमें इन्वॉल्व हो गई और मानव के प्रयास उसमें शामिल हो गए हैं, देन वो इवेंट कार्य की कैटेगरी में आ जाएगी। अब मैं यहां खड़े होकर आपके सामने बोल रहा हूं कि कार्य है, क्योंकि यहां पे मेरी ह्यूमन विल की इसमें इंटरवेंशन है, प्रयास है। देखिए प्रयास मात्र सफिशिएंट है कार्य के लिए, जरूरी नहीं है कि जिस विल से वो कार्य किया गया वो पूरा होना चाहिए, नहीं। यहां पर पेड़ को गिराया जा रहा है, हो सकता है पेड़ गिरे, हो सकता है पेड़ ना गिरे, लेकिन जो प्रयास किया गया पेड़ को गिराने का वो कार्य कहलाएगा। लेकिन ये तीनों की तीनों बातें फैक्ट की कैटेगरी में आएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड तरीके से देखिए डेफिनेशन ट्रांजैक्शन की, दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ट्रांजैक्शन को ही जानना इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप ट्रांजैक्शन को अच्छे से जान गए तो आप कहीं भी खड़े होकर रेस जेस्टी सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट पर धड़ल्ले से बोल सकते हो दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा लो इस ट्रांजैक्शन पर, भाग मत जाना छोड़ करके नहीं नहीं पता नहीं कितना लंबा हो रहा है, नहीं, जो कुछ है इसमें सब कुछ ट्रांजैक्शन ही। तो दूसरी डेफिनेशन ट्रांजैक्शन की, a transaction does not consist of all kinds of facts, does not consist of all kinds of events, does not consist of all kinds of occurrence। हो सकता है कि सारी की सारी इवेंट भी ना हो उसमें, और हो सकता है कि जितनी भी घटित होने की घटनाएं हैं जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी ही ट्रांजैक्शन में हो। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है जो जरूर होगी ट्रांजैक्शन में, वो है आउटकम ऑफ एक्सर्शन ऑफ ह्यूमन विल। लेकिन वो जरूर होंगी, चाहे वो फैक्ट्स हैं चाहे वो इवेंट्स हैं, वो जो कुछ भी है वो परिणाम होना चाहिए मानव के प्रयासों। क्या होना चाहिए? मानव के प्रयासों का परिणाम होंगे अगर ये तथ्य, ये इवेंट, ये अकरेंस कुछ भी, देन वो ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। ये फैक्ट, ये अकरेंस, इवेंट, चाहे वो स्टेट ऑफ थिंग है, चाहे वस्तुओं की अवस्था है, चाहे वो इवेंट है, चाहे वो एक्ट है जो मैंने पीछे बताया, कुछ भी हो, बट टू विच द लॉ अटैचेस अ लेवल एज कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, ऑफेंस एक्सेट्रा, कुछ भी हुआ, बट इट वाज द आउटकम ऑफ द एक्सर्शन ऑफ ह्यूमन विल। एक्सर्शन ऑफ ह्यूमन विल, याद रखना ये वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। लेकिन इस एक्सर्शन ऑफ ह्यूमन विल, मानव की इच्छा के प्रयासों को एक कानून ने नाम दे दिया है। अब वो नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नाम कॉन्ट्रैक्ट रख दिया हो, एग्रीमेंट रख दिया हो, टॉर्ट रख दिया हो, ऑफेंस रख दिया हो, प्रिपरेशन रख दिया हो, प्रयास करना, तैयारी करना रख दिया हो, मोटिव रख दिया हो, मर्डर रख दिया हो, डोरी डेथ रख दिया हो, कुछ भी। लेकिन एक तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए, वो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हो कि
उनको एक लीगल नाम दिया जा सकता हो, और वो चाहे फिर स्टेट ऑफ थिंग है, चाहे वो एक्ट है, चाहे वो इवेंट है, लेकिन इनके साथ में कुछ ना कुछ एक लॉ का दिया हुआ नाम अटैच होना चाहिए। वो इवन चाहे ऑफेंस है, चाहे टॉर्ट है, और चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट है। तो इनको टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस देख लीजिए, कितने तरीके की हो सकती है ट्रांजैक्शन। यहां तक मैं समझता हूं कि ट्रांजैक्शन अब आप समझ गए कि, और मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी एग्जांपल के साथ करूंगा। जो इलस्ट्रेशन दिए गए सेक्शन 4 में उनको भी देखेंगे, उनमें किस तरीके से ये एप्लीकेबल होती है। बट अभी थोड़ा सा और रह गया है। कौन सी बात रह गई है? जहां पर सेक्शन 4 में लिखा गया वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस और डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस, चाहे वो एक ही स्थान पर हुए, चाहे वो अलग अलग स्थान और अलग अलग समय पर हुए। तो देखिए, उसी के आधार पर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन देख लीजिए। दो टाइप की मैंने ट्रांजैक्शन बनाने की कोशिश की है। संव्यवहार दो तरीके के होंगे। वन ऑफ इवेंट, एक ही बार में खत्म, वहीं शुरू हुई, उसी प्लेस पर, उसी टाइम पर, एक ही बार में वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट। कैसे? ए आया और बी को गोली मार दी, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। बी मर गया, वहीं मर गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट। बहुत ही आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं मैं आगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, फायदे में रहोगे। तो एक ही बार में संव्यवहार पूरा हो सकता है, एक तरीके का। दूसरा होता है कंटिन्यूइंग वन, जो सतत चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और ये जब टर्मिनेट होगा, जब ये खत्म होगा, तो कैसे होगा? कंटिन्यूएशन वाले में बात कर रहा हूं मैं। वन टाइम में तो हुआ और खत्म, लेकिन कंटिन्यू चल रहा है, तो भैया उसका एंड कैसे होगा? ट्रांजैक्शन कंप्लीट कैसे होगी? विद द इंटरवेंशन ऑफ लॉ, या तो कानून उसमें कहीं घुस जाए बीच में, उसका हस्तक्षेप हो जाए, तो वो ट्रांजैक्शन जो कंटिन्यू चल रही थी लंबे समय से, वो एंड हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। या फिर एट द विल ऑफ डूअर, जो इस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं, डूअर मींस करने वाले, इस ट्रांजैक्शन को करने वालों की अगर इच्छा हो जाए कि यस इसको टर्मिनेट करो, वो टर्मिनेट कर देंगे, तो भी टर्मिनेट हो सकता है। या कोई और भी कारण हो सकता है कि कोई लॉ नहीं आया, उन्होंने भी नहीं सोचा, बट किसी थर्ड पर्सन की इंटरवेंशन से ऐसे हालात पैदा हुए तो उन्होंने कहा कि यस इसको टर्मिनेट करो। अगेन वो एट द विल ऑफ डूअर ही हो। तो कुल मिलाकर ट्रांजैक्शन के बारे में अगर मैं कंक्लूड करूं तो इट इज ए ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। ये तथ्यों का संकलन है, और ये ऐसे तथ्यों का संकलन है जो इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि इनको एक लीगल नाम दिया जा सकता है। तो लीगल नाम क्राइम का हो, रॉन्ग का हो, या और कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो, ये हो और वो। इसमें आपको सारे फैक्ट्स पर बात करनी पड़ेगी, चाहे वो स्टेट ऑफ थिंग है, चाहे वो इवेंट है, चाहे वो एक्ट है। लेकिन ट्रांजैक्शन में ये स्टेट ऑफ थिंग, ये इवेंट, ये एक्ट तभी ट्रांजैक्शन बनेंगे जब इनमें कहीं ना कहीं एक्सर्शन ऑफ ह्यूमन विल आएगा। ह्यूमन की, मानव की इच्छा का प्रयास इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। सेक्शन 6 वाली, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वाली ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं। ट्रांजैक्शन में तो जो जनरल ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है उसमें तो स्टेट ऑफ थिंग भी अपने आप हो सकती है, लेकिन जो सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इसमें जो वर्ड ट्रांजैक्शन लिखा है, इसके अंदर ह्यूमन एक्सर्शन होना चाहिए, मानव का प्रयास उसमें होना चाहिए, तब जाकर वो ट्रांजैक्शन बनेगी। कंटिन्यूएशन वाली जो ट्रांजैक्शन है, इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि ये शुरू कब हुई और एंड कब। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कमीशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या फिर डिफरेंट एक्ट्स इसके अंदर होनी चाहिए, या फिर ये डिफरेंट प्लेस पर होनी चाहिए। इतनी सारी चीजें होंगी एक कंटिन्यूइंग ट्रांजैक्शन। कितनी चीजें होंगी? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये चलती रही, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एंड होगी, टर्मिनेट होगी। दूसरा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्ट होंगे इसमें। तीसरा, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर हो सकते हैं। तो ये होगा कंटिन्यूइंग ट्रांजैक्शन। इतनी सारी बातें इसके अंदर होनी
चाहिए। तो ट्रांजैक्शन को मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप समझ गए होंगे कि मैंने काफी कुछ रेस्ट जेस्टे के बारे में आपको बताने की कोशिश की है। ट्रांजैक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसे समझना बहुत जरूरी था, कब शुरू हुई कब एंड हुई। उम्मीद करता हूं कि मैंने अपने एफर्ट्स पूरे किए हैं और मुझे विश्वास है कि आपने नोट डाउन किए होंगे और आपको कुछ समझ भी आया होगा। अगर कोई अभी भी डाउट है, अभी कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट कर कर जरूर बताइए, और नहीं है क्वेश्चन तो आप ये कमेंट कीजिए कि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं रह गया है, मुझे रेस्ट जस्टिस समझ आ गया है, अब मैं इस आंसर को कंप्लीटली एग्जाम में लिख सकता हूं, कहीं इंटरव्यू में बता सकता हूं और प्रैक्टिस में इसको अप्लाई भी कर सकता हूं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।